हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बीपीएससी मेंस के लिए एक बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील टॉपिक आरक्षण को हम लोग डिस्कशन करेंगे और ये हमेशा ही परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। हाल फिलहाल में जिस प्रकार से ईडब्ल्यूएस का मुद्दा भारतीय राजनीति और साथ ही साथ भारतीय जनमानस के बीच जो चर्चा का विषय बना रहा था, उस हिसाब से देखते हुए आरक्षण एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक या प्रश्न बन जाता है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो 67 बीपीएससी हो या आगामी 68 या 69 बीपीएससी हो, उसमें आरक्षण का क्वेश्चन आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और अगर बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को देखें तो उसमें भी आरक्षण से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आइए हम लोग आज देखेंगे कि आखिर ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर जो विवाद चल रहा था, वो विवाद क्या था, आरक्षण की जो अवधारणाएं हैं वो किस प्रकार की है, जो आरक्षण का जो मत दिया गया 5 जजों के बेंचों के द्वारा 3-2 से ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में जो फैसला सुनाया गया, वो आखिर जजों की क्या इस पे राय थी, आखिर आरक्षण के और कुछ अतिरिक्त तरीके हो सकते हैं या नहीं, इन सारे चीज़ों को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसके नकारात्मक और सकारात्मक पक्षों का भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले आरक्षण से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, हम उनको थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि एक अनुभव हो जाए कि आखिर आरक्षण से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्त कि पूछा गया था 47th बीपीएससी में, ठीक है, 2007 का प्रश्न है कि आरक्षण का जो मुद्दा है वो राजनीतिक दलों के वोट बैंक के दृढ़ीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। शोषित वर्ग को सामाजिक न्याय प्रदान करवाने के लिए आरक्षण के अतिरिक्त आप क्या तरीके सुझाएंगे। यानी कि यहाँ पे 2 प्रश्न है, ठीक है। एक तो है यहाँ से कि ये जो है आरक्षण का जो मुद्दा है वो वोट बैंक के दृढ़ीकरण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, यहाँ से ये लेना है। और शोषित वर्ग जो है वो उसको सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए आप क्या तरीके सुझाएंगे, ये लिखना है। यानी कि यहाँ पे करना ये है कि आरक्षण का जो नकारात्मक पक्ष है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे अगर स्टेटमेंट आप देखिएगा तो यहाँ पे स्टेटमेंट ये है कि ये वोट बैंक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यानी कि यहाँ पे नकारात्मक पक्ष को आपको दर्शाना है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी दर्शाना है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वोट बैंक का ही आधार है और इसके अलावा इसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, ऐसा नहीं दर्शाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके नकारात्मक पक्ष को भी दर्शाना है कि आखिर आरक्षण का जो मुद्दा है वो राजनीतिक दलों के द्वारा किस प्रकार से वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही साथ इसके कुछ सकारात्मक पक्ष को भी दर्शाना है कि नहीं, आरक्षण के होने से ये फायदे हो रहे हैं। यानी कि इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में हमें तर्क यहाँ पे लिखना होगा। और साथ ही साथ इसके अतिरिक्त कि क्या आरक्षण के अतिरिक्त और कोई उपाय या तरीका नहीं है जिससे जो है शोषित वर्ग को सामाजिक न्याय प्रदान किया जा सके, तो इस पे लिखना है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर आरक्षण से संबंधित प्रश्न आए तो वहाँ पे एक इंट्रोडक्शन हम दे देंगे। यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने इंट्रोडक्शन, लेकिन इंट्रोडक्शन हम दे सकते हैं कि आज़ादी के बाद भारत सरकार जो है उन्होंने अति शोषित वर्गों को समाज के मुख्य धारा में शामिल करने तथा उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था। भारत सरकार द्वारा किए गए आरक्षण का उद्देश्य जो था वो व्यापक सामाजिक एवं आर्थिक समानता लाना था, ठीक है। यद्यपि ये प्रावधान जो है अस्थायी तौर पर किए गए थे, लेकिन राजनीतिक दलों ने इसे वोट बैंक के एक बड़े साधन के रूप में प्रयोग किया एवं इसे लगभग अस्थायी बना दिया। ऐसा हम लोग क्या करेंगे, आरक्षण में हम वहाँ पे आएगा तो 3 पार्ट होता है, जैसे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है, एक मेन बॉडी वाला पार्ट होता है और फिर एक कंक्लूजन वाला पार्ट होता है। तो इंट्रो पार्ट में इतना हम लिख देंगे, ठीक है। तो इंट्रो पार्ट में ये लिख देंगे, बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। और साथ ही साथ हम अगर देखें तो ये भी यहाँ से लिख सकते हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस का जो हाल फिलहाल में जो मुद्दा चल रहा था, तो वहाँ पे ये जो जस्टिस महेश्वरी थे उन्होंने कहा था, जस्टिस महेश्वरी ने, कि आरक्षण एक प्रकार का औजार है जिसकी सहायता से सरकार राज्य के वंचित समूहों का उत्थान करती है, ठीक है। तो यहाँ से हम इनका कोट्स भी डाल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार
आरक्षण एक प्रकार का औजार है जिसकी सहायता से सरकार जो राज्य जो है वो वंचित समूह सरकार जो है राज्य के वंचित समूहों का उत्थान करती है। ठीक है, अब चाहे वो जो वंचित समूह हो वो शैक्षणिक आधार पे वंचित हो या आर्थिक आधार पे वंचित हो, ठीक है, उसका आधार कुछ भी हो सकता है और इसी के बेसिस पे ईडब्ल्यूएस का जो है फैसला सुनाया गया है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पे है आरक्षण। तो लिखा गया है कि आरक्षण का मुद्दा सदैव ही विवाद एवं विमर्श का विषय रहा है। समय समय पर भारत के विभिन्न क्षेत्र एवं बिहार में भी आरक्षण की मांग को लेकर व्यापक प्रदर्शन एवं हिंसक आंदोलन होते रहे हैं। ठीक है, तो ये तो एक जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य से रिलेटेड है कि ईडब्ल्यूएस वर्तमान का भी मुद्दा है और टाइम टू टाइम हमेशा ही आंदोलन आरक्षण को लेकर होता रहा है, यहाँ पे दिखाया गया। जिस प्रकार से गुजरात में पाटीदार आरक्षण, राजस्थान में गुर्जर आरक्षण, हरियाणा में जाट तथा हाल ही में जो बिहार में निषाद संबंधी जो आरक्षण का मुद्दा था वो समय समय पर उठते रहता है। तो ये एक जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं आरक्षण के मामले में वो हमने दर्शाने का प्रयास किया है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि परंपरागत भेदभाव और विषमता के शिकार समुदाय या क्षेत्रों को सामाजिक न्याय के लिए संविधान के द्वारा प्रदत्त विशेष प्रावधान या रियायतें आरक्षण है। ठीक है, ये एक तरह से आरक्षण का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अभी चल रहा है कि आरक्षण अगर है क्या। तो हमने आपको बताया कि आरक्षण का कोई भी अगर क्वेश्चन है तो उसमें वहाँ पे इंट्रोडक्शन क्या देना है कि आज़ादी के बाद भारत सरकार ने अति शोषित यानी कि बहुत ज़्यादा जो शोषित हैं तो अति शोषित वर्गों को समाज के मुख्य धारा में शामिल करने के लिए ना, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ना आरक्षण का प्रावधान किया था। ठीक है, लेकिन इसका उद्देश्य जो था उस समय वो सामाजिक और आर्थिक समानता को स्थापित करना था। लेकिन हाल फिलहाल में ये देखा जा रहा है कि ये जो है राजनीतिक दलों के लिए एक वोट बैंक का बहुत ही बड़ा साधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है और इसे लगभग आरक्षण को लगभग अस्थाई बना दिया गया है। ठीक है, अस्थाई बना दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि आरक्षण संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, हम लोग आगे देखेंगे। तो आर्टिकल 340, 340, आर्टिकल 342, आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 16(4), आर्टिकल 341, आर्टिकल 338, आर्टिकल 15(5), आर्टिकल 330 और 32, ये सभी जो है आर्टिकल वो कहीं ना कहीं किससे संबंधित है, आरक्षण से संबंधित है। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ से एक बात ध्यान दीजिएगा कि ऐसे याद कीजिएगा आप आर्टिकल 338, 40, 41, 42 यानी कि आर्टिकल 338, 340, 341, 342 यहाँ पे ये याद रखना है। साथ ही साथ आर्टिकल 330 और 332, फिर आर्टिकल 15(4) और 15(5) ऐसे याद रखना है। आर्टिकल 16(4) ऐसे याद रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल 338, 340, 341, 342, फिर आर्टिकल 330, 332 और आर्टिकल 15(4), 15(5) और आर्टिकल 16(4 ये जो है आरक्षण से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है उनको दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए तो आर्टिकल 15(4) क्या कहता है। ठीक है, हमने बताया कि आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 15(5) ये जो है वो दर्शाता है इनके संवैधानिक प्रावधानों को। तो आर्टिकल 15(4) कहता है कि आर्टिकल 15(4) के तहत सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग जो SC, ST, OBC है उसके लिए क्या किया गया है, विशेष प्रावधान किया गया है। तो वहाँ पे हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा प्रश्न पूछे कि संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा कीजिए। ठीक है, और ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहाँ तक जो है वो सही है, तो इन सारे क्वेश्चनों में ना संवैधानिक प्रावधानों की जहाँ पे बात आए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आर्टिकल 15(4) के तहत सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े SC, ST और OBC माने पिछड़े वर्ग के तहत यही आता है, तो उसको विशेष प्रावधान है। ठीक है, फिर साथ ही साथ 15(5) के तहत OBC के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में 27% का आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। 16(4) के तहत क्या किया गया है कि लोक नियोजन या सरकारी जो नौकरी होती है ना उसमें पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 330 के तहत SC, ST के लिए लोकसभा में तथा 332 के तहत
विधानसभा में सीटों को आरक्षित किया गया है। ठीक है, तो ये भी विशेष प्रावधान है SC ST के लिए। तो ये सारे जो है आरक्षण के तहत आते हैं, यानी कि 330 और 332 क्या है, तो 330 में क्या होता है कि SC ST के लिए लोकसभा में, तथा 332 के तहत विधानसभा में, किसके लिए, SC ST के लिए जो सीटों को आरक्षित किया जाता है वो यहाँ पे 330 और 332 8 के लिए यहाँ पे दर्शा रहा है। साथ ही साथ भारतीय संविधान के तहत SC ST तथा OBC निर्धारण से संबंधित व्यवस्था भी की गई है। अनुच्छेद 338 के तहत SC ST आयोग, अनुच्छेद 341 के तहत SC सूची तथा अनुच्छेद 342 के तहत ST सूची का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को ये देख लेना है। ठीक है, उसके बाद है कि हाल ही में अनुच्छेद 340 के तहत OBC आयोग 123वां जो संविधान संशोधन था उसके तहत संवैधानिक दर्जा देकर और अधिक संपन्न बनाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, देखिए आरक्षण का जो मतलब कि जो व्यवस्था था वो था कि सामाजिक और आर्थिक समानता लाना। ठीक है, तो यहाँ से उन सारे चीज़ों को क्रियान्वित किया जा रहा है जिससे इस चीज़ को और ज़्यादा मतलब कि अधिक ताकत मिल सके, इसका और वर्चस्व हो सके। तो यहाँ से अनुच्छेद 340 से हमने देख लिया कि OBC आयोग का गठन। ठीक है, अनुच्छेद 341 में क्या हुआ, SC की सूची, अनुच्छेद 342 ST की सूची, अनुच्छेद 338 SC तथा ST का आयोग जो है SC ST का आयोग। ठीक है, OBC आयोग कितना है 340 और SC ST आयोग 338, ऐसे हमको देखना है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए आरक्षण का इतिहास क्या है भाई, आरक्षण का ये मामला कैसे सामने आया आखिर। तो 1953 में कालेकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित हुआ। सबसे पहला जो पिछड़ा वर्ग आयोग था वो काका साहेब कालेकर जो थे, तो उनकी अध्यक्षता में 1953 में ये पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित हुआ था। हालांकि इसकी सिफारिशें क्रियान्वित नहीं हो सकी थी। ठीक है, ये जो पिछड़ा वर्ग आयोग जो वहाँ पे गठित हुआ था 1953 में कालेकर की अध्यक्षता में, तो वहाँ पे जो इनकी सिफारिशें थी उनको पूरा नहीं किया जा सका था। लेकिन ये इतिहास में तो आएगा ना कि पहला प्रयास इस टाइम किया गया था। साथ ही साथ 1978 में क्या हुआ कि देखिए 1978 में VP मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, 1953 में पहला हुआ था, 1953 में पहला, और दूसरा कब हुआ 1978 में VP मंडल की अध्यक्षता में। और ये जो था किसके अध्यक्षता में था, कालेकर की अध्यक्षता में था। तो ये जो 1978 में VP मंडल की अध्यक्षता में दूसरा जो पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई, उसकी सिफारिशें 1990 में लागू होने के पश्चात OBC को सरकारी सेवाओं में 27% का आरक्षण दे दिया गया। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आरक्षण का इतिहास, आखिर आरक्षण किस प्रकार से लागू किया गया वो तो हम सबसे पहले जाने। तो सबसे पहला जो है पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में कालेकर की अध्यक्षता में आया था, लेकिन उनकी सिफारिशों को लागू नहीं किया गया था। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग जो है 1978 में VP मंडल की अध्यक्षता में जो है वहाँ पे लाया गया था, और उसकी सिफारिशें जो है 1978 में जो आया था ये पिछड़ा वर्ग आयोग, तो इसकी सिफारिशें 1990 में लागू कर दी गई थी। और उसके पश्चात ही जो है OBC को 27% आरक्षण प्रदान कर दिया गया था सरकारी सेवाओं में। आगे चलकर 2006 में 93 संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15(5) की व्यवस्था करके OBC के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। ठीक है, जैसे कि 1990 में जो ये लागू हुआ, सिफारिशें जो लागू हो गई, तो उसमें सरकारी सेवाओं में, सरकारी नौकरियों में 27% का आरक्षण मिला। और साथ ही साथ जो उच्च शिक्षण संस्थानों में जैसे IIT हो गया, फिर मेडिकल जो MCA सब होता है वो हो गया, इन सारी संस्थाओं में जो उनको आरक्षण का व्यवस्था जो किया जाने लगा वो 27% का आरक्षण कब 2006 में 93 संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया। ठीक है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं वहाँ पे। साथ ही साथ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस था जिसका नाम है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद। तो इसमें हम भी बहुत चीज़ों को समझेंगे कि आखिर इसमें आरक्षण संबंधी क्या क्या विचार सामने आए। तो आरक्षण के संबंध में विभिन्न वादों में सबसे चर्चित वाद जो है वो 1992 का इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद का रहा है। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण निर्णय निम्नलिखित थे। देखिए, इंदिरा साहनी और भारत संघ के बीच में एक मुकदमा लड़ा गया था। ठीक है, यानी कि भारत सरकार के बीच में। तो उस टाइम पे क्या क्या यहाँ पे निर्णय आए थे सुप्रीम कोर्ट के, वो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम बोला था कि देखिए आरक्षण की व्यवस्था जो है संविधान के द्वारा
जो समानता के अधिकार के विरुद्ध नहीं है। ठीक है, वहाँ पे बोला गया था इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार में इंदिरा साहनी का जो केस था उसमें बोला गया था कि ये जो है समानता के अधिकारों का उल्लंघन करता है। ठीक है, कि एक को आप इतना मतलब कि आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और एक के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो उस समय जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ये जो 1992 का ये केस है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उन्होंने कहा था कि नहीं, ये समानता के अधिकार को वायलेट नहीं करता है। ठीक है, फिर है एक वहाँ पे आया निर्णय कि पिछड़ापन का आधार जाति होगा न कि आर्थिक स्थिति, क्योंकि आरक्षण का मूल उद्देश्य आर्थिक विकास न होकर सामाजिक समानता की स्थापना करना है। ठीक है, वहाँ पे इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद केस में ये भी मामला सामने आया कि नहीं, देखिए ये जो आरक्षण है उसका जो उद्देश्य होगा ना वो आर्थिक उद्देश्य नहीं होगा, क्योंकि आर्थिक उद्देश्य को पूरा करना हमारा लक्ष्य है ही नहीं। हमारा लक्ष्य है कि एक सामाजिक समानता जो होती है, जो सोशल इक्वलिटी होती है, उसको किस प्रकार से स्थापित किया जाए ये पूरे भारत के क्षेत्र में। तो वही यहाँ पे सबसे बड़ा वहाँ पे मुद्दा था, तो ये निर्णय भी आया था। ठीक है, फिर है कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं होगी। ये इंदिरा साहनी के केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला ये सुनाया गया था, और ये सुनाया गया था कि आर्थिक विकास इसका कोई उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ 50% से अधिक क्या नहीं होना चाहिए, इसका अधिकतम सीमा नहीं होना चाहिए। और इन सभी चीज़ों को ना हम लोग देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस का जो वर्तमान समय में जो 10% आरक्षण का व्यवस्था किया गया है, तो वो कैसे इसको यहाँ पे थोड़ा सा विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इन सभी बातों में हम समझेंगे इंदिरा साहनी केस के आधार पर वर्तमान केस को रिलेट करके। तो आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं होगी, वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 1992 के इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में। ठीक है, उसके बाद क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, ये भी वहाँ पे आया था। और साथ ही साथ आरक्षण की व्यवस्था का पुनराविलोकन संभव है, यानी कि अगर अब लगता है भारत सरकार को कि अब आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, तो उस पर एक बार फिर से रिव्यू हो सकता है, ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि आखिर आरक्षण कितना सही है और कितना गलत है, यानी कि उसके पक्ष में और विपक्ष में हम लोग तर्क प्रस्तुत करेंगे। तो आरक्षण के पक्ष में तर्क हम लोग यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो इस व्यवस्था को सामाजिक न्याय की स्थापना, इस व्यवस्था से जो है वो सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। इससे हमारे प्रस्तावना में निहित सामाजिक न्याय की अवधारणा को बल मिला है। ठीक है, जो हमारा प्रस्तावना है हम भारत के लोग से जो स्टार्ट होता है उसमें सामाजिक न्याय की भी बात की गई है। तो सामाजिक न्याय की अवधारणा जो कि आरक्षण का एक मूल उद्देश्य है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो प्रस्तावना है उसकी अवधारणा को कहीं ना कहीं जो फुलफिल करने में, उस अवधारणा को पूरा करने में वो आरक्षण एक बल प्रदान करता है, वो एक इम्पॉर्टेंट कड़ी यहाँ से हो गया। ठीक है, यानी कि इससे सामाजिक न्याय की अवधारणा को स्पष्टता मिलेगा, सामाजिक न्याय की अवधारणा को बल मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। समाज के पिछड़े वर्गों का क्या होगा जी? कल्याण होगा। जिस प्रकार सरकारी नौकरियों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, वह पिछड़ा वर्ग को शैक्षणिक साथ ही साथ सामाजिक स्थिति भी मजबूत करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका पॉजिटिव पॉइंट हो गया, इसके पक्ष में तर्क हो गया। तीसरा पॉइंट है कि पिछड़े वर्गों में सामाजिक के साथ ही साथ राजनीतिक चेतना का भी विकास हुआ है। ठीक है, किस प्रकार? तो जिस प्रकार 330 आर्टिकल और 332 आर्टिकल लोकसभा और विधानसभा में सीटों को आरक्षित करता है ना, तो जो पिछड़े वर्ग थे वो अब राजनीतिक चेतना उनमें जाग चुकी है और राजनीतिक प्रबुद्ध हो गए हैं वो, यानी कि राजनीतिक रूप से भी वो ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, क्रियाशील हो गए हैं। तो ये एक तरह से जो है उनमें सामाजिक और राजनीतिक साथ ही साथ जो सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति, ये जो उनमें विकास का जो एक नया प्रक्रिया, एक नया जो समावेश देखने को मिला है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है। तो यहाँ पे इसका पॉजिटिव पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर उसके साथ ही साथ इससे समाज के पिछड़े तथा अनुसूचित जाति और जनजातियों में सर्वांगीण विकास की अवधारणा भी मजबूत हुई है। ठीक है, जिस प्रकार से SC ST आयोग, ठीक है, OBC आयोग का गठन किया गया।
ठीक है। तो ये सारे चीज़ों जो हैं उनमें कहीं ना कहीं वो आत्मनिर्भरता तथा सर्वांगीण विकास को एक तरह से वो परिचित करवाता है। ठीक है। जिस प्रकार से आजकल हम लोग अगर देखें तो किस प्रकार से SC ST या OBC ये पिछड़े वर्ग जितने भी हैं उनकी जो भागीदारी बढ़ चढ़कर सामाजिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से हो सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं इस आरक्षण का ही परिणाम है। ठीक है। ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। अंततः संविधानविदों के द्वारा भारत में जिस समानता की अवधारणा तथा विचारों को संविधान में संकलित किया था, आरक्षण की व्यवस्था उस विचार को वर्तमान परिवेश में कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित करता दिख रहा है। ठीक है। यानी कि जिस तरह से सर्वांगीण विकास अगर हम करें सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और साथ ही साथ अब आर्थिक रूप से भी जिस प्रकार से बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी हो रही है पिछड़े वर्गों को, तो वहाँ से ये देखने को मिलता है कि हमारे संविधानविदों के द्वारा जिस अवधारणा तथा विचारों को संविधान में संकलित किया गया था ना, कि और प्रस्तावना में जिस प्रकार की सामाजिक आर्थिक न्याय ये सब की बात की गई थी, तो कहीं ना कहीं वो फुलफिल होता दिख रहा है और उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन ये आरक्षण भी रहा है। ऐसा हम पॉजिटिव पॉइंट्स यानी कि पक्ष में तर्क दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके विपक्ष में क्या क्या तर्क हो सकते हैं। तो अगर वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह एक चुनौती के रूप में भी दिखाई देता है। जैसे विपक्ष में तर्क क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा था कि जिस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है कि बताइए आरक्षण का मुद्दा जो है अब वोट बैंक की राजनीति के रूप में तब्दील हो चुका है। तो ये खुद एक विपक्ष में तर्क हो गया कि आजकल के जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, वो इसको आरक्षण को जो है ना वो वोट बैंक की राजनीति में तब्दील कर दिए हैं। तो ये एक विपक्ष में तर्क हो गया। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि अगर वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए ना तो कहीं ना कहीं यह एक चुनौती के रूप में भी दिखाई देता है। आरक्षण का प्रावधान जिस मनोभाव तथा विचारों को पूर्ण करने के लिए लाया गया था, वर्तमान में आरक्षण नेताओं के वोट बैंक का एक अहम हिस्सा बन गया है। वो इस आरक्षण का लॉलीपॉप दिखाकर जनता को वोट देने के लिए मजबूर करते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। साथ ही साथ अगर देखें कि हाल ही में कुछ घटनाओं पर अगर गौर किया जाए तो यह साफ साफ स्पष्ट हो जाता है कि समाज के सभी वर्गों के लोगों में आरक्षण पाने की होड़ सी मच गई है। आरक्षण को अब सब एक मतलब वो समझ लिए हैं कि ये हमें चाहिए ही चाहिए, सबको अब चाहिए आरक्षण। साथ ही साथ अधिक से अधिक समाज अपने आप को OBC SC ST में शामिल करने के लिए आंदोलन भी करते रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर बिहार में निषाद समाज का आंदोलन देख लें, गुजरात में पाटीदार, हरियाणा में जाट, राजस्थान में गुर्जर, मराठा आरक्षण भी एक महत्वपूर्ण आंदोलन की ओर बढ़ा, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कर दिया था, रद्द कर दिया था। तो इन सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं। आरक्षित वर्गों में बहुत सारे परिवार समूह ऐसे होते हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न होने के बावजूद भी आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। वहीं गैर आरक्षित वर्गों के कुछ ऐसे परिवार हैं जो कमज़ोर और आर्थिक रूप से शोषित अपंग हैं, फिर भी उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है। ये आरक्षण की एक मतलब कि खराब स्थिति को ही दर्शाता है। ठीक है। अब देखिए, साथ ही साथ आरक्षण व्यवस्था में कई ऐसी जातियां भी शामिल हैं जो संपन्न है, जो सामाजिक समरसता की भावना को ठेस पहुंचाता है। ठीक है। यानी कि संपन्न जातियां भी आरक्षण के दायरे में आ रही हैं, ये भी एक उसका निगेटिव पॉइंट है, यानी कि विपक्ष में तर्क हम दे सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हाल फिलहाल में जो EWS का जो मुद्दा उठा था जोरों शोरों से, जिस प्रकार से EWS के विपक्ष में 50% से ज़्यादा आरक्षण हो गया था, तो उस तर्क के आधार पे तथा साथ ही साथ इंदिरा सहनी के जो जजमेंट्स थे उसको कोट करते हुए किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट का इसके खिलाफ इस जो आरक्षण का जो मुद्दा था उसके प्रति क्या रवैया रहा सामने हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो भारत सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्णों को 10% आरक्षण देने संबंधी 101वां संविधान संशोधन को 8 जनवरी 2019 को लोकसभा में, 9 जनवरी 2019 को राज्यसभा में तथा 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के साथ ही यह लागू हो गया था। ठीक है। यानी कि 12 जनवरी 2019 को ये जो है EWS आरक्षण जो 10% वाला था वो लागू हो गया था। ठीक है। अब देखेंगे कि यह लाभ ऐसे परिवारों को मिलेगा
जिसकी सालाना आय जो है 8 लाख रुपए से कम हो, 5 एकड़ से कम कृषि वाली भूमि हो, 1000 वर्ग फीट से कम का घर हो, इत्यादि प्रावधानों को पूरा करना होगा। ठीक है, ये ऐसा प्रावधान किया गया था। देखिए अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला रहा, तो इस मामले को सुनाते हुए, इस मामले पर संज्ञान विचार करते हुए, संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज, ये सबसे पहले ईडब्ल्यूएस का जब मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, तो ये 5 जजों की एक बेंच थी। तो 5 जजों के बेंच थी और उसमें से चीफ जस्टिस जो थे वो भी वहाँ पे शामिल थे। ठीक है, तो इन्होंने 3-2 से ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में फैसला दिया कि ये आरक्षण क्या है, सही है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर कौन जज जो थे वो इसके पक्ष में बोले हैं और कौन जज जो थे इनके विपक्ष में बोले हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आइए यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो आरक्षण एक प्रकार का औजार है जिसकी सहायता से सरकार राज्य के वंचित समूहों का उत्थान करती है, चाहे उसका आधार सामाजिक हो, शैक्षणिक हो या आर्थिक हो। जस्टिस महेश्वरी ने कहा, ये 5 जजों का जो बेंच उसमें एक थे जस्टिस महेश्वरी। जस्टिस महेश्वरी ने कहा कि देखिए आरक्षण एक प्रकार का औजार है जिसके सहायता से सरकार जो है वो राज्य के वंचित समूहों का उत्थान करना चाहती है। अब चाहे उसका आधार सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो या शैक्षणिक हो, कुछ भी आधार हो, लेकिन उसका उत्थान होना चाहिए वंचित समूहों का। ये कहना था जस्टिस महेश्वरी का और यही कहते हुए इन्होंने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। ठीक है, अब देखिए याचिकाकर्ताओं की क्या दलील थी। याचिकाकर्ता बोलते थे कि देखिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण में सवर्णों का आरक्षण का आधार आर्थिक है। ठीक है, जबकि हमने इंदिरा साहनी केस में क्या देखा था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या देखा था हमने जजमेंट कि आर्थिक आधार नहीं हो सकता है। ठीक है, जो आरक्षण का उद्देश्य जो है वो आर्थिक, जो आपकी कमियां हैं, आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आरक्षण को लागू नहीं किया जा सकता है, ये था इंदिरा साहनी के केस में। लेकिन यहाँ आर्थिक आधार पे जो आरक्षण दिया गया है ईडब्ल्यूएस को, वो कहीं ना कहीं जो क्या किया गया है कि इंदिरा साहनी के जो केस में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सुनाया गया था उसको यहाँ पे खारिज करता दिख रहा है। ये याचिकाकर्ताओं की दलील थी। ठीक है, साथ ही साथ याचिकाकर्ताओं की दलील यह भी थी कि SC ST तथा OBC को जो 10% आर्थिक आरक्षण जो ये 10% आर्थिक आरक्षण मिला है ईडब्ल्यूएस को, वो SC ST तथा OBC को उसमें शामिल नहीं किया गया है आर्थिक आरक्षण के तौर पर, और यह असमानता को दर्शाता है। ठीक है, उन्होंने बोला कि ठीक है, ये 27% आरक्षण जो मिला था OBC को, ठीक है, तो ये 27% किस आधार पे मिला था, ये 27% तो मिला था ना कि सामाजिक आधार पे, यानी कि सामाजिक रूप से हम पिछड़े इसलिए। लेकिन जब आर्थिक रूप से पिछड़ेपन की बात के आधार पर अगर 10% आरक्षण मिला है ईडब्ल्यूएस को, तो उस आर्थिक पिछड़ेपन में SC ST तथा OBC को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है। ये तो 27% सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर था। तो ये कहा गया है, ठीक है, कि ये भी असमानता को दर्शाता है कि हम लोगों के साथ समान ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में 50% की जो सीमा रेखा है कि 50% से ज़्यादा जो है वो आरक्षण नहीं हो सकता है, तो ये भी इसका सीमा को भी उल्लंघन कर रहा है। तो ऐसा था। ठीक है, तो देखिए अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो क्या था। उन्होंने बोला कि देखिए हालांकि आरक्षण का आधार सामाजिक तथा शैक्षिक है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया था, देखिए इधर, कि आर्थिक आधार पे 10% आरक्षण यहाँ पे दिया जा रहा है ईडब्ल्यूएस को। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि आरक्षण का आधार जो है सामाजिक और शैक्षणिक ही है, इसी के लिए 100, लेकिन ये जो 10% आरक्षण दिया गया है वो किसी प्रकार से जो पिछले जो ऑर्डर्स है सुप्रीम कोर्ट के और जो उनका आरक्षण का जो एक ढांचा है उसको वायलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले सरकार ने 103वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया और जिस प्रकार से उस विधेयक को पूर्णतः पारित कर लिया गया, उसके बाद संशोधन के तहत जो है ये 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है और उसमें आर्थिक आयाम को भी शामिल कर लिया गया है। यानी कि पहले जो आयाम सामाजिक तथा शैक्षिक होते थे वो 103वें संविधान संशोधन के द्वारा वो सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक आधार भी हो गए हैं। तो यानी कि संविधान संशोधन के साथ ही
संविधान संशोधन के साथ ही ये जो आधार था कि सामाजिक आधार पे आरक्षण, शैक्षिक आधार पे आरक्षण और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार को भी यहाँ पे जोड़ लिया गया है, तो यह किसी भी प्रकार से वायलेट नहीं करता है, क्योंकि संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रक्रिया शामिल की गई है, ऐसा कहना था। साथ ही साथ ये कहा गया था कि देखिए 10% का जो आर्थिक आरक्षण था, तो उसमें ओबीसी एससी एसटी को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि 27% जो आरक्षण है वो तो सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पे है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि देखिए इस 10% आरक्षण में ना ओबीसी एससी एसटी को शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनके लिए पहले ही आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। ये 27% आरक्षण जो है आप शैक्षणिक संस्थानों में भी ले रहे हैं, साथ ही साथ जो सरकारी नौकरी में भी जो आपको आरक्षण मिल रहा है, तो इन सारी चीज़ों को आप उसमें शामिल कर ले रहे हैं। तो ये 10% आरक्षण जो होगा उसमें ओबीसी एसटी और एससी को शामिल नहीं किया जाएगा। ये था सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि देखिए इंदिरा साहनी केस में जो 50% का सीमा का उल्लंघन हो रहा है, जो ये विपक्ष वाले लोग थे उन्होंने कहा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऑर्डर क्या दिया कि देखिए ये 10% का जो दायरा है वो जातिगत आरक्षण में नहीं है, क्योंकि ये जो ओबीसी एससी एसटी ये सब का जो आरक्षण था वो जो हुआ था तो वो एक सामाजिक और जातिगत आरक्षण के आधार पे वो दिया गया था। लेकिन ये 10% जातिगत आरक्षण नहीं है ना, ये 10% जो है इसका आधार क्या है, आर्थिक है। तो ये आर्थिक आधार है, इसका 50% से कोई लेना देना नहीं है, अतः इससे 50% के दायरे में शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये कहना था सुप्रीम कोर्ट का। अब देखिए ईडब्ल्यूएस पर जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला 3-2 से आया था, यानी कि 5 जजों के बेंच में 3 जजों ने इसके पक्ष में, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में, तथा 2 जजों ने इनके विपक्ष में फैसला सुनाया था, ठीक है। जस्टिस महेश्वरी ने कहा कि देखिए सबको बराबरी का हक है और यह मूलभूत ढांचे के खिलाफ नहीं है। जिस प्रकार से ओबीसी एससी तथा एसटी को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, और उसी प्रकार से अगर ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से जो पिछड़ेपन है सवर्णों में, उसको अगर ये दिया जाए तो वो उसके बराबरी को, हक को दर्शाता है, और ये किसी मूलभूत ढांचे के खिलाफ नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जस्टिस यूयू ललित तथा जस्टिस भट्ट, ये चीफ जस्टिस जो थे यूयू ललित, इन्होंने ये फैसला दिया इसके विपक्ष में, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के विपक्ष में जो फैसले देने वाले थे वो कौन थे, जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस भट्ट थे। इन्होंने कहा कि 10% जो आर्थिक आधार आरक्षण है उसके तहत एससी एसटी तथा ओबीसी को शामिल क्यों नहीं किया गया है, आखिर इसे बाहर क्यों रखा गया है, उनके साथ असमानता तथा भेदभाव को दर्शाता है ये जो 10% से उन्हें बाहर रखना, ठीक है। क्योंकि देखिए जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस ये जो भट्ट थे वो भी यही विचारों से सहमत थे कि 27% आरक्षण जो है उन्हें सामाजिक आधार पर मिला है। ये आर्थिक आधार पे अगर 10% आरक्षण दिया जा रहा है तो वो सबके लिए होना चाहिए, ठीक है। तो जस्टिस यूयू ललित तथा जस्टिस जो भट्ट थे वो इसके विपक्ष में फैसला सुनाए हैं, ठीक है, कि 10% आर्थिक आधार जो है वो नहीं, अगर इनको शामिल किया जा रहा है वो असमानता तथा भेदभाव को दर्शाता है, ये बोले थे, ठीक है। देखिए अब जस्टिस त्रिवेदी तथा जस्टिस परदीवाला ने कहा कि देखिए यह आरक्षण तो ठीक है, मान लेते हैं कि ठीक है, लेकिन इसका पुनः परीक्षण जरूर होना चाहिए, इसकी एक समय सीमा तय होनी चाहिए, क्योंकि शुरू में 10 वर्ष के लिए ही आरक्षण की प्रावधान किया गया था, लेकिन यह अनवरत चलता आ रहा है, यही बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन है, ऐसा जस्टिस त्रिवेदी और जस्टिस परदीवाला ने कहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे था कि 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने बिना संशोधन के ही स्वर्ण आरक्षण देने की घोषणा की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि 103वीं संविधान संशोधन के तहत सबसे पहले यहाँ पे आर्थिक आधार को भी शामिल किया गया, और उसके बाद इस जो वर्तमान एनडीए की सरकार है उसके द्वारा 10% का आर्थिक आरक्षण ईडब्ल्यूएस को प्रदान किया गया। लेकिन 1991 में ऐसा ही कुछ पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा किया गया था, लेकिन उन्होंने बिना संविधान संशोधन के ही स्वर्णों को आरक्षण देने की घोषणा कर दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था। 103वां संविधान संशोधन जो है उसके तहत अनुच्छेद 15 और 16 में एक धारा जोड़ा गया है, अनुच्छेद 15(6) और 16(6).
इसमें संशोधन करके आर्थिक आधार को भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, शैक्षणिक संस्थाओं में सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से जो पिछले 10% जो EWS वाले होंगे वो आरक्षण का लाभ उठा पाएंगे, ऐसा अनुच्छेद 15 और 16 में संविधान संशोधन किया गया है। ठीक है, यह पहला मौका है, देखिए बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक है यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि यह पहला मौका है ना जब आर्थिक आधार को आर्थिक दृष्टिकोण को आरक्षण का एक आधार बनाया गया है। ठीक है, तो ये इसका ऐतिहासिक और दूरगामी परिणाम भी देखने को मिल सकता है। तो यही टोटल मामला था। चलिए, आपका थैंक यू। अगर मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।